नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप सीटेट 2022-23 में आयोजित की गई ऑनलाइन परीक्षा के सेकंड शिफ्ट, जिसकी परीक्षा 29 दिसंबर 2022 को संपन्न हुई थी, उस पेपर के सीडीपी पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। स्थूल गत्यात्मक कौशल यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल। देखिए, दो प्रकार के मोटर स्किल होते हैं, यानी कि गत्यात्मक यानी जिसके माध्यम से हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, गति करती है, उस कौशल को हम लोग क्या बोलते हैं? गत्यात्मक कौशल यानी मोटर स्किल। अब ये दो प्रकार की हो सकती है। देखिए, कुछ एक्टिविटी जब आप करते हैं तो आपकी बॉडी कम मूवमेंट करती है, और जब आप कोई दूसरा एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी ज़्यादा मूवमेंट करती है। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जैसे कि दौड़ना हो गया, चलना हो गया, फुटबॉल खेलना हो गया, बैट बॉल खेलना हो गया, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपकी पूरी बॉडी मूवमेंट कर रही है, पूरी बॉडी गति कर रही है, तो उसे हम लोग स्थूल गत्यात्मक कौशल यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल बोलेंगे। और कोई भी एक ऐसी गतिविधि जिसमें आपके बॉडी का कुछ बहुत कम मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि सुई में धागा डालना, तो जहां पर बॉडी का कम मूवमेंट होता है उसे हम लोग सूक्ष्म गतिक कौशल बोलते हैं, या फिर सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल बोलते हैं, जिसे हम लोग फाइन मोटर स्किल बोलते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा जो सूक्ष्म है वो सूक्ष्म ही रहेगा, जो स्थूल है वो स्थूल रहेगा। वो डिपेंड करेगा आपको दिए गए ऑप्शन पर, ठीक है, क्योंकि चारों विकल्पों में से आपको उस विकल्प का चयन करना होता है जो दूसरों के कंपैरिजन में स्थूल या फिर सूक्ष्म है। ठीक है, चलिए आपको उदाहरण के माध्यम से मैं समझाता हूं। पहला विकल्प दिया गया है चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना। यहां पर देखिए, हमसे क्या पूछा गया था? ग्रॉस मोटर स्किल, यानी कि बॉडी का मूवमेंट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए, चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपकी केवल हाथ, हथेली जिससे आप पेन पकड़े हुए हैं उसी का मूवमेंट होगा। आप चित्र बनाएंगे तो कहीं पर एक जगह बैठ करके ही तो बनाएंगे, तो पूरी बॉडी तो मूवमेंट होगी नहीं। दूसरा दिया गया है कागज को आड़ा टेढ़ा जिग जैग तरीके से काटना। तो यहां पर भी आप बैठ कर काट सकते हैं। धागे में माला पिरोना, तो आप बैठकर कहीं धागे में माला पिरो रहे होंगे, तो इसमें भी केवल आपकी हाथ ही एक तरीके से एक्टिव होगी, यानी मूवमेंट करेगी। चौथा देखिए, खंबे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना। तो यहां पर जब लात से आप धकेलेंगे तो पूरी बॉडी मूवमेंट कर रही होगी, क्योंकि आप एक कदम या फिर दो कदम पीछे से अगर पैर से फुटबॉल को आगे पुश कर रहे हैं, यानी कि आपकी पूरी बॉडी मूवमेंट की। तो यहां पर जो है, ये तीनों ऊपर वाले तीनों विकल्पों की तुलना में इसमें ज्यादा बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग ग्रॉस मोटर स्किल बोलेंगे। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जिसमें दौड़ना हो, खेलना हो और ये सभी चीजें, लेकिन ऐसा नहीं है कि बैठ के ही मान लीजिए कोई गतिविधि कर रहा है और उस बैठे हुए गतिविधि में बाकी के अन्य विकल्पों से अगर ज्यादा मूवमेंट हो रहा है तो उसे भी ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत रखा जाएगा। यानी कि आपको सिर्फ इतना देखना है कि चारों विकल्पों में किसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट हो रहा है बॉडी का, वही हमारा ग्रॉस मोटर स्किल हो जाएगा। और अगर फाइन मोटर स्किल के बारे में पूछेगा, यानी कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के बारे में पूछेगा, तो चारों विकल्पों में आपको सिर्फ इतना देखना है कि किस विकल्प में सबसे कम मूवमेंट हो रहा है बॉडी का, वो हमारा सूक्ष्म गति कौशल हो जाएगा, यानी कि फाइन मोटर स्किल। तो हमसे ग्रॉस मोटर स्किल के बारे में पूछा गया था, तो चारों विकल्पों में सबसे ज्यादा बॉडी का मूवमेंट इसमें हो रहा है, इसलिए ये सही जवाब हो जाएगा, बाकी के विकल्प हमारे गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों का जो विकास होता है वो किस ओर से किस ओर की ओर बढ़ता है। देखिए, विकास के सिद्धांत के अनुसार अधोगामी सिद्धांत भी दिया गया है, दूरस्थ अभिमुखी सिद्धांत भी दिया गया है। अधोगामी का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये बालक है, तो इसका विकास ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि सिर से चोटी की ओर होगा। तो देखिए, सिर से चोटी की ओर होता है, और यहां पर पैर से सिर की ओर कहा गया, तो ये गलत हो गया। तीसरा दिया गया विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर कहा गया है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सामान्य से विशिष्ट की ओर बच्चों का विकास होता है। जैसे कि बच्चा जब जन्म लिया तो सामान्य बच्चों की तरह उसके भी हाथ पैर और ये सभी चीजें होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप करता जाता है तो उसके विकास के विभिन्न पक्ष, जैसे कि उसका संज्ञानात्मक विकास, उसका शारीरिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास, वो धीरे धीरे अलग होने लगता है दूसरे बच्चों से। यानी कि पहले तो सब में कॉमन था एक जैसे, यानी सब में पहले कॉमन होना यानी वो सामान्य था, और धीरे धीरे उसमें दूसरों से इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट होने लगते हैं। कैसे? वो उसके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के वजह से, यानी पहले सामान्य होता है और बाद में विशिष्ट होता है। जबकि यहां पर उल्टा दिया गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। जटिल से सरल की ओर कहा गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि सरल से जटिल की ओर होता है। अब एक ही विकल्प बचा, केंद्र से बाहर की ओर। देखिए,
एक सिद्धांत समीप द्विराभूमिकी सिद्धांत है, जिसमें यह कहा जाता है कि बच्चे का जो विकास होता है वो सबसे पहले केंद्र में होता है और केंद्र से बाहर वो धीरे धीरे अपने बॉडी पर कंट्रोल पाने लगता है, यानी कि उसका विकास होने लगता है। जैसे कि आप देखेंगे कि बच्चा पहली बार जब पेंसिल पकड़ता है तो उसकी उंगलियों पर कंट्रोल नहीं होता है, जबकि वो फुटबॉल को आसानी से पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि फुटबॉल पकड़ने में उसकी पूरी हथेली लगेगी, पूरा हाथ एक तरीके से सपोर्ट के माध्यम से पकड़ेगा, लेकिन पेंसिल पकड़ने में उसकी उंगलियां अभी उतना उस पर बच्चा कंट्रोल नहीं पाया रहता है। इसलिए देखिए हथेली कहां पर आएगा, यहां पर मान लीजिए हथेली है और उंगलियां इसके बाद आएगा, तो केंद्र से बाहर की ओर जब विकास होगा तो पहले अपने भुजा यानी आर्म पर वो कंट्रोल पाया, उसके बाद हथेली पर कंट्रोल पाया और अंत में जाकर के वो उंगलियों पर कंट्रोल पा रहा है। इसीलिए फुटबॉल वो जल्दी पकड़ना सीख जाता है, बॉल जल्दी पकड़ना सीख जाता है, लेकिन पेंसिल पकड़ने में उसको दिक्कत होती है। ठीक है, क्योंकि उंगलियां सबसे बाहर आ रही हैं और केंद्र से बाहर की ओर सिद्धांत ये कहता है कि जो सबसे बाद में आएगा उसका विकास यानी कि उस पर कंट्रोल बच्चा सबसे अंत में पाएगा। तो केंद्र से बाहर की ओर बच्चों का विकास होता है, तो यही इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। और ये किस सिद्धांत के अनुसार होता है? समीप दूराभिमुखी सिद्धांत इसको बोलते हैं, समीप दूराभिमुखी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है, बच्चे का समाजीकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। तो ये बात तो सही है, पहली बार जब बच्चा जन्म लिया तो परिवार में जन्म लिया और परिवार में सबसे पहले किसके संपर्क में आता है? माता पिता के संपर्क में आता है। और चूंकि बच्चा पूरी तरीके से निर्भर करता है अपनी माता पर अपने कार्यों को लेकर के, चाहे खाना खिलाना हो, पानी पिलाना हो, जो कुछ भी हो, उस समय बच्चा पूरी तरीके से निर्भर रहता है। और समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण होता है कि हम लोग समाज में एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, तो यहां पर पहली बार बच्चा समाजीकरण कहां से सीख रहा है? अपने माता पिता से। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। दूसरा कहा जा रहा है कि परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पहली बार वो परिवार के ही संपर्क में आता है। अब यहां पर देखिए चूंकि प्राथमिक कारक है, इसलिए माता पिता द्वारा ही पहली बार उसका एक तरीके से समाजीकरण होगा, यानी कि दोनों सही है। और जो आर है यानी कि जो रीजन है वो सही व्याख्या करता है स्टेटमेंट ए की। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को सिखानी चाहिए? 3 से 6 वर्ष यानी कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार ये किस अवस्था में होगा? देखिए 0 से 2 साल आपका संवेदी पेशीय गामक अवस्था होता है, 2 से 7 साल आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है। एज जो दिया गया 3 से 6 साल इसी रेंज में पड़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें बच्चे को कौन सी एक्टिविटी सिखानी चाहिए, यानी कौन सी क्रिया सिखानी चाहिए, कौन सी अवधारणा सिखानी चाहिए। पहला दिया गया संरक्षण। देखिए संरक्षण जो होता है वो बच्चे मूर्त अवस्था में जाकर के पूरा उनमें परिपक्व होता है। तो जब यहाँ के बच्चे इस संरक्षण के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्रिपेयर ही नहीं है तो आप इसमें थोड़ी बताएंगे बच्चे को संरक्षण क्या होता है। थोड़ा सा समझ लीजिए, संरक्षण जो होता है वो आकृतियों में पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं बच्चे को बोला कि ये क्या है, तो बच्चा बोलेगा सर ये एक त्रिभुज है। उसके बाद से अगर मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दिया तो अगर बच्चे से मैं पूछूं कि पहला वाला त्रिभुज कहां गया, तो अब बच्चा पहले त्रिभुज पर फोकस नहीं कर पाता है। वो देखता है कि अब तो यहां पर 2 त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो अगर बच्चा ये फोकस कर ले रहा है कि इस लाइन को जैसे ही मैं हटाऊंगा पुराना वाला त्रिभुज मिल जाएगा। जैसे देखिए मैं हटा रहा हूं, इस लाइन को जैसे ही हम लोग हटाएंगे पुराना वाला त्रिभुज मिल जाएगा। अगर बच्चा किसी भी चित्र में एक पॉइंट से आगे निकल जाने के बाद से अगर पुनः वापस आ पाता है तो इसे संरक्षण बोलते हैं, जो कि परिपक्व होता है किसमें जाकर के? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाकर के। लेकिन प्रश्न चूंकि हमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के हिसाब से पूछा गया तो संरक्षण उसमें नहीं होता है। अब होगा नहीं तो इसकी अवधारणा भी बच्चे को हम नहीं सिखा सकते, क्योंकि बच्चा अभी मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है संरक्षण के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। इसलिए इस अवस्था में संरक्षण के कॉन्सेप्ट को नहीं सिखाना चाहिए। ठीक है, हमसे पूछा गया था क्या सिखाना चाहिए, तो ये नहीं सिखाना चाहिए, तो गलत हो गया। दूसरा दिया गया अनुक्रमणता, यानी कि सीरिएशन, यानी कि सीरियल से लगाने की बात की जा रही है, क्रम से लगाने की बात की जा रही है। जैसे कि मान लीजिए बच्चों को मैं कुछ डंडी दे दूं या फिर कोई भी संख्या दे दूं, उसको क्रम से लगाने की बात की जा रही है।
तो या फिर किसी भी शेप के हिसाब से उसको क्रम से लगाने की बात की जा रही है। तो ये बच्चे किस अवस्था में कर पाते हैं? ये बच्चे कर पाते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। देखिए, ये शुरुआत जरूर हो जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, लेकिन ये परिपक्व यानी पूरा तरीके से बच्चे जो इस पर कंट्रोल कर पाते हैं वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो पाता है, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से देखिए, तार्किक अनुप्रयोग कहा गया है। तार्किक यानी कि लॉजिकल एप्लीकेशन की बात की गई है। तो देखिए, तार्किक दो प्रकार से होता है, एक मूर्त चीजों को देख करके और दूसरा अमूर्त चीजों को बिना देखे। यानी कि अगर मैं बच्चों से बोलूं कि डायनासोर किस प्रकार से होंगे, तो बच्चे डायनासोर को प्रत्यक्ष तौर पर देखे नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वो किताबों में पढ़े हुए हैं उन अवधारणाओं के माध्यम से अमूर्त चिंतन यानी बिना देखे उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं। और दूसरा मैं बच्चों से बोलूं कि बच्चों आम का शेप कैसा होता है, तो बच्चे कभी ना कभी तो आम खाए होंगे, यानी वो उनके लिए मूर्त चीजें हो गई। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि बच्चे मूर्त चीजों को देख करके उसके बारे में चिंतन कर पाते हैं, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि बच्चे बिना चीजों को प्रत्यक्ष तौर पर देखे उसके बारे में चिंतन कर पाते हैं। तो ये तो आपका किस में आ रहा है, मूर्त या फिर अमूर्त में चला जाएगा ना। और प्रश्न हमसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछा गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण। सांकेतिक प्रतिनिधिकरण यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केवल यही विकल्प बचा ही है। यहां पर मैं बता दूं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब यह होता है कि बच्चे को जैसे कैट बताना है, बच्चे को बिल्ली बताना है, तो बिल्ली को हमने किससे एक तरीके से कोरिलेट कर दिया है, कैट से रिलेट कर दिया। यानी कि बच्चा जब भी बिल्ली को देखेगा, इमेज देखेगा या फिर असली में बिल्ली को देखेगा, तो वो कैट शब्द अपने मन में लाएगा। यानी कि इसी को बोलते हैं सांकेतिक प्रतिनिधिकरण। यानी कि जो बिल्ली था उसको हमने इस शब्द से जोड़ दिया है, इस शब्द से जोड़ दिया है, तो इसी को बोलते हैं सांकेतिक यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही एक अवधारणा है जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे सीख जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। लगातार दूसरा प्रश्न फिर से जीन पियाजे का आ गया। आप स्क्रीन पर देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम हो जाते हैं? श्रेणियों में यानी कि सीरियल से लगाने में किस में सक्षम हो जाते हैं, किस अवस्था में? तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर शुरुआत करने की बात करती कि बच्चे इस प्रकार की सीरियल से लगाने की एक्टिविटी कब शुरू कर देते हैं, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा। लेकिन यहां पर सक्षम की बात की जा रही है, यानी बच्चे बिल्कुल उसमें मैच्योर हो चुके हैं। तो मैच्योरिटी किस में आती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे से लगातार ये तीसरा प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। किसका प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था? ध्यान से देखिएगा, संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणा के लिए जीन पियाजे के द्वारा कौन सा टर्म प्रयोग किया गया था, यह हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, पाड़। पाड़ को हम लोग स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग लेव वाइगोत्स्की का टर्म है। प्रश्न चूंकि हमसे जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया, तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से देखिए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी, ये भी लेव वाइगोत्स्की का टर्म है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास सिर्फ 2 विकल्प बचे हैं, वस्तु स्थायित्व जो कि जीन पियाजे का टर्म है, और स्कीमा, ये भी जीन पियाजे का टर्म है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया कि जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। तो ध्यान से समझिएगा, वस्तु स्थायित्व का मतलब ये होता है कि देखिए, बच्चे कई बार क्या होते हैं कि मान लीजिए छोटा है तो वो बेड पर खेल रहा है, तो उस दौरान कोई खिलौने से खेल रहा है, तो खेलते दौरान उसका खिलौना नीचे गिर गया। भले ही वो नीचे उस खिलौने को नहीं देख पा रहा है, लेकिन बच्चे अगर ये समझ जाएं कि हाँ, भले मैं प्रत्यक्ष तौर पर उस खिलौने को नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन अभी भी उस खिलौने की स्थिति बनी हुई है, यानी वो आसपास कहीं है, इसीलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, ताकि उसकी माता आकर के उसको खिलौना वापस दे दे। तो इसे बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। यानी कि बच्चे का ये समझ जाना कि भले ही खिलौना मेरे आंख के सामने नहीं है, लेकिन खिलौना अभी भी आसपास कहीं है, इसी को वस्तु स्थायित्व बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर मानसिक अवधारणा के वर्णन में इसका कोई खास रोल नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। स्कीमा ये होता है कि मान लीजिए बच्चे जो कुछ भी प्रत्यक्ष तौर पर देख रहे हैं, उसका एक इमेज फोल्डर के तौर पर बच्चे के माइंड में सेव हो जाता है। जैसे आप अपने मोबाइल का उदाहरण लीजिए, जो भी आप फाइल अपने मोबाइल में सेव करते हैं, चाहे MP3, चाहे वीडियो का, या फिर व्हाट्सएप के वीडियो आ रहे हैं, व्हाट्सएप का ऑडियो आ रहा है, कुछ भी आता है, तो वो अपने आप आपका मोबाइल क्या करता है, उसका एक अलग फोल्डर बना लेता है। जैसे कि आप अपने स्टोरेज में देखेंगे मोबाइल के, तो व्हाट्सएप का एक अलग फोल्डर बना होगा, और उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे खुल करके आ जाएंगे, व्हाट्सएप मीडिया, बैकअप का, फिर
और सभी चीज़ों का आपका वो फोल्डर खुल करके आ जाएगा। फिर जब आप उसमें मीडिया पर क्लिक करेंगे तो उसमें फिर कई फोल्डर खुल करके आ जाते हैं कि जैसे आपका व्हाट्सअप इमेज हो गया, व्हाट्सअप डॉक्यूमेंट हो गया, व्हाट्सअप वीडियो हो गया। यानी कि प्रत्येक फाइल के एक्सटेंशन के हिसाब से, प्रत्येक फाइल की प्रकृति के हिसाब से मोबाइल आपका खुद से फोल्डर बना करके उस फाइल को उस पर्टिकुलर फोल्डर में डाल देता है। और इसी प्रकार का काम बच्चे का, मनुष्य का मस्तिष्क भी करता है। जैसे कि बच्चे को आप जब भी कुछ नया चीज़ बच्चा देख रहा है तो वो क्या करता है कि उसका एक इमेज बना लेता है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में सर्च करते हैं तो कैसे सर्च करते हैं, जैसे आप कुछ टाइप किए तो वो आपका डिवाइस जो है वो आपके फोल्डर से कंपैरिजन करता है कि आखिर ये है कहाँ, और वो आपको सर्च करके दे देता है। ठीक है। इसी प्रकार से जब बच्चा मान लीजिए अपनी माता को पहचानने लगा तो अगली बार जब माता का इमेज वो देखेगा या फिर फोटो देखेगा तो उसका माइंड उसको सिग्नल भेजता है कि आपके माइंड में पहले से ही एक इसकी इमेज छपी हुई है, और उससे कंपैरिजन करके वो बता देता है कि ये आपकी माता है। इस प्रकार से वो लोगों को पहचानना सीखता है, इस प्रकार से वो अपनी माता को पहचानना सीखता है। तो यहां पर हमसे क्या बोला गया था कि मानसिक अवधारणाओं के वर्णन, अब बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो किसमें सेव है, वो उस बच्चे के माइंड में जो अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं जिसे स्कीमा बोला जाता है उसमें सेव है। अब बच्चा अपने कॉन्सेप्ट को चूंकि उसमें सेव रखा हुआ है, यानी कि इमेजेस के तौर पर, सिंबॉलिक तौर पर, तो इसे ही अब जब बच्चे को अगली बार कॉन्सेप्ट बताने के लिए बोला जाएगा या फिर कुछ भी बताने के लिए बोला जाएगा तो जाहिर सी बात है वो अपने स्कीमा का ही तो प्रयोग करेगा, क्योंकि जो कुछ भी बच्चे के संज्ञान में है वो उसके स्कीमा में सेव है। यानी कि मानसिक अवधारणाओं के वर्णन किसके द्वारा किया जाता है, वो स्कीमा के द्वारा किया जाता है। जीन पियाजे के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है। ध्यान से समझिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 एक तरीके से विकास के स्तर बताए थे, जिसमें पहला परंपरागत बताया था, पहला पूर्व परंपरागत बताया था, दूसरा परंपरागत और तीसरा उत्तर परंपरागत। पूर्व परंपरागत में बच्चे के अंदर कोई भी नैतिकता नहीं होती है, जिसमें पहला चरण उन्होंने क्या बताया था, सजा एवं दंड आज्ञा पालन अभिविन्यास, और दूसरा क्या बताया था, दूसरा बताया था टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। ठीक है। यानी कि बच्चे जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं तो इस अवस्था में जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने किसी का पेंसिल तोड़ दिया तो वो जाएगा और उसका भी पेंसिल तोड़ देगा। जब आप उससे बोलेंगे कि बेटा आपने ऐसा क्यों किया, तो वो बोलेगा उसने मेरी पेंसिल तोड़ दी, मैं भी उसका पेंसिल तोड़ दिया। यानी जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करेगा मैं भी उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करूंगा। ये किस अवस्था में आता है, ये पूर्व परंपरागत अवस्था में आता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरीके से पाठ प्रदान कर सकता है। पाठ यानी कि स्कैफोल्डिंग हमें बोला जा रहा है। स्कैफोल्डिंग का मतलब सीधे तौर पर आप मदद समझ लीजिए कि वह बच्चों को किस प्रकार से मदद कर सकता है। ठीक है, ये लेव वाइगोत्स्की का टर्म है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। उनमें असफलता का भय पैदा करके, भय क्या है, एक निगेटिव इमोशन है, यानी कि संवेग है, और बच्चे का जो संवेग होता है वो उसके संज्ञान को पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। अगर बच्चे का संवेग पॉजिटिव है तो उसके संज्ञान को पॉजिटिव तौर पर प्रभावित करता है, और अगर बच्चे का संवेग निगेटिव है तो उसके संज्ञान को निगेटिव तौर पर प्रभावित करता है। जैसे कि आप ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आपकी संज्ञानात्मक विकास का पार्ट है, और आपके घर में जो माहौल चल रहा है उसकी वजह से जो आपके अंदर इमोशन जनरेट हो रहे हैं वो इमोशन क्या है, वो संवेगात्मक विकास का पार्ट है। यानी कि आप अपने घर की समस्याओं को लेकर के अगर चिंतित हैं तो इसकी वजह से आपके मन में जो संवेग जनरेट हो रहा है वो निगेटिव है, और इस वजह से आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि आपका संज्ञान भी निगेटिव तौर पर प्रभावित हो गया। और अगर आप खुशी की मुद्रा में है, यानी कि आपके अंदर जो इमोशंस, आपके अंदर जो संवेग जनरेट हो रहा है वो पॉजिटिव है, तो उस दौरान आप पढ़ाई पर पूरी अच्छी तरीके से फोकस कर पाते हैं। यानी कि जब बच्चे में भय पैदा किया जाएगा तो ये निगेटिव इमोशन होने की वजह से बच्चे की संज्ञान को भी निगेटिव तौर पर प्रभावित करेगा। जबकि प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है कि टीचर कैसे उसकी हेल्प कर सकता है, कैसे स्कैफोल्डिंग प्रदान कर सकता है, तो ये हेल्प कहां कर रहा है, टीचर उसको नकारात्मक तौर पर प्रभावित कर रहा है, तो ये गलत हो गया। चौथा विकल्प दिया गया है, उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करके। निरुत्साहित करना यानी कि उसे डिस्करेज किया जा रहा है कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त मत करिए। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, लेव वाइगोत्स्की ये कहते थे सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर बच्चे एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, यानी कि बच्चा बात करके ही सीखेगा, अपने विचारों को प्रस्तुत करके ही सीखेगा, और ये उसका उल्टा बोला जा रहा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, प्रश्न के कुछ विकर्षण जोड़ करके, विकर्षण यानी कि देखिए
की बात की जा रही है, यानी कि बच्चों का ध्यान उस समस्या से हटाने की बात की जा रही है। यानी बच्चे जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, टीचर क्या कर रहा है, उसको ऐसी गतिविधि में शामिल कर दे रहा है ताकि बच्चे का ध्यान उस प्रॉब्लम से हट जाए। तो ये तो बच्चे के लिए निगेटिव हो गया ना। जो प्रॉब्लम बच्चे को सॉल्व करना है उस पर उसको केंद्रित रहना होगा, तभी तो वो उसको सॉल्व कर पाएगा। और टीचर क्या कर रहा है, उसको वहां से हटाने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी हमारा निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके। देखिए, जो दो तरीके से लेव वाइगोत्स्की ने हेल्प की बात की गई है, पहला स्कैफोल्डिंग और दूसरा जेडपीडी, दोनों में मदद दी जाती है, दोनों में मदद दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसको पूरी तरीके से मदद दिया जाएगा, बल्कि वो अस्थायी मदद होता है। जैसे कि पाड़ स्कैफोल्डिंग का सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो आपके साइकिल चलाने सीखने के दौरान आप बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, और उसलिए आपके माता पिता के द्वारा या फिर आपके किसी दोस्त के द्वारा पीछे से कैरियर पकड़ करके आपका सपोर्ट दिया जाता है ताकि आप गिरे नहीं। वो सपोर्ट क्या है, वो स्कैफोल्डिंग है। यानी आपको जो सपोर्ट दिया गया, आपको जो मदद दी गई, वो अस्थायी थी। अब आज जब आप साइकिल चलाना सीख गए हैं, तो क्या अभी भी आपको वो पीछे से कैरियर पकड़ के सपोर्ट देते हैं? नहीं देते हैं, इसीलिए इसको अस्थायी बोला जाता है। तो यहां पर देखिए, आधा समाधान प्रस्तुत करना यानी कि अस्थायी मदद के तौर पर है। और चूंकि पाड़ के बारे में हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म चुनिए। यहां पर देखिए, अलग अलग सिद्धांतवादी का नाम दिया गया है और उनका कौन सा सिद्धांत है उसके बारे में यहां पर दिया गया, और कौन सा सही से मैच है, कौन सा सुमेलित है, ये हमसे बताना है। ठीक है, चलिए, चौथा दिया गया लॉरेंस कोहलबर्ग, इनके बारे में दिया गया संवेगात्मक परिपक्वता। तो यहां पर परिपक्वता जो टर्म है, मैच्योरिटी जो टर्म है, वो जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि गलत सुमेलित है। जीन पियाजे की बात की गई है और पाड़ की बात की गई। पाड़ तो लेव वाइगोत्स्की का टर्म है, यानी स्कैफोल्डिंग जीन पियाजे ने पाड़ नहीं दिया था, तो ये भी सुमेलित नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, हावर्ड गार्डनर ने विभिन्न प्रकार की बुद्धि के प्रकार बताए थे, जैसे संगीतीय बुद्धि, गणितीय बुद्धि, तार्किक बुद्धि, इसके बाद से प्राकृतिक बुद्धि, ये सभी बुद्धि का प्रकार, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, ये सभी बुद्धि के प्रकार उन्होंने बताए थे। तो जी घटक बुद्धि जो है वो स्पीयरमैन का सिद्धांत है। स्पीयरमैन ने जी फैक्टर और एस फैक्टर बताया था। जी फैक्टर यानी कि जनरल बुद्धि और एस फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक बुद्धि। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का इंजीनियर है और कोई लड़का डॉक्टर है, तो दोनों में दो प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी। एक तो दोनों अलग अलग फील्ड में है, तो वो उनकी स्पेसिफिक बुद्धि हो गई। एक लड़का जो इंजीनियर है वो मशीनों के बारे में जानता है, और एक लड़का जो डॉक्टर है वो बॉडी के बारे में जानता है, मनुष्य के बॉडी के बारे में जानता है, बीमारियों के बारे में जानता है। तो दोनों का कार्य क्षेत्र अलग है, यानी वो उसकी स्पेसिफिक बुद्धि हो जाएगी। लेकिन किसी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जीवन में जो भी उनकी समस्याएं आ रही हैं, उसके लिए दोनों की बुद्धि लगभग एक समान होगी। जैसे कि मान लीजिए दोनों को पैसे की कमी है, तो वो किस प्रकार से लोन ले सकते हैं, ये सब वो दोनों लोग सोचेंगे। यानी कि जो बुद्धि दोनों में कॉमन होगी उसे जनरल बुद्धि बोलते हैं, और जो दोनों में उनकी कार्यक्षेत्र के हिसाब से अलग हो जाएगी उसे हम लोग स्पेसिफिक बुद्धि बोलते हैं। तो ये स्पीयरमैन का सिद्धांत है, हावर्ड गार्डनर का नहीं है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, लेव वाइगोत्स्की और सांस्कृतिक उपकरण। लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत है। तो सांस्कृतिक टर्म आपको दिया, तो सीधे तौर पर आप समझ लीजिए ये लेव वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ है और सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करता है? समुन्नत करना यानी कि किसे प्रमोट करता है एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया विषय वस्तु का कंठस्थीकरण। कंठस्थीकरण यानी कि रटना, याद करना। कोई भी ऐसा विकल्प जो रटने याद करने पर ज्यादा जोड़ दे वो हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण रट करके नहीं करते हैं बल्कि अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से करते हैं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तीसरा देखिए, सामाजिक संदर्भों से अलगाव। जबकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके बताना चाहिए, उसके सामाजिक संदर्भ से जोड़ करके बताना चाहिए, और ये उसका उल्टा बोला जा रहा है, अलगाव करने की बात की जा रही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का भाव। विमुखता, परस्पर विमुखता यानी कि क्या बोला जा रहा है, एलाइनेशन की बात की जा रही है, तो ये भी हमारा निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ज्ञान सृजन की चाह, यानी कि देखिए नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की चाह। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि संरचनावादी ये मानते थे कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। बच्चे कोई लैपटॉप थोड़ी है कि पेन ड्राइव लगाइए और उनका ज्ञान ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं, बच्चे खुद से करके अन्वेषण के माध्यम से अपने ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करते हैं, सृजित करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि का
उच्च स्तर है। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने विभिन्न प्रकार की जो बुद्धि के प्रकार बताए थे उसमें से ये बोला जा रहा है कि मधुलिका जो कि डांस करती है और योग कला करती है, तो ये उसकी किस प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है अंतःवैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक को इंग्लिश में इंट्रापर्सनल बोला जाता है, यानी कि जब मनुष्य अपने खुद के विचारों के बारे में चिंतन करता है तो वो यानी कि अंतःवैयक्तिक के अंतर्गत आएगा, यानी कि अपने विचारों को समझना। तो यह तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि इस प्रकार का कुछ दिया नहीं गया। अंतर्वैयक्तिक का मतलब क्या हो गया कि दूसरी की भावनाओं को समझना, दूसरी की भावनाओं, इंटरपर्सनल इसको बोलते हैं, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। उसके बाद से चौथा देखिए संगीतात्मक दिया गया है। देखिए नृत्य में तो संगीत का प्रयोग होगा, नृत्य के लिए संगीत का प्रयोग होगा, लेकिन योग कला के लिए जरूरी है कि नहीं है कि संगीत का प्रयोग हो, इसलिए संगीतात्मक बुद्धि नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा शारीरिक गतिक संवेदी। देखिए नृत्य करते समय भी जो मधुलिका है उसका बॉडी कहीं ना कहीं मूवमेंट करेगा, और योग कला के दौरान भी उसका बॉडी कहीं ना कहीं मूवमेंट करेगा, यानी उसकी शरीर क्या कर रही है, गति कर रही है, उसके शरीर जो है उसकी गति के प्रति संवेदनशील है, इसलिए इसका शारीरिक गति संवेदी ऑप्शन नंबर 3 सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है, यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है। देखिए केवल लड़कों को या फिर केवल लड़की की जब बात होगी तो कहीं ना कहीं ये पक्षपात किया जा रहा है लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर। ठीक है, तो देखिए दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 जेंडर पक्षपात इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा, क्योंकि एज ए टीचर ये चाहिए कि वह किसी भी लिंग, किसी भी जेंडर के प्रति झुकाव ना हो, बल्कि दोनों को एक साथ लेकर के चले। यहां पर केवल लड़कों को ही तवज्जो दी जा रही है, केवल उनके ही प्रश्नों को टीचर ले रहा है, लड़कियों के प्रश्नों को नहीं ले रहा है, इसलिए ये लड़कियों के साथ पक्षपात है, इसलिए जेंडर पक्षपात इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है। तो बच्चे का जो विकास होता है, विकास जो होता है वो किससे प्रभावित होता है, उसके वातावरण से और उसके आनुवांशिक लक्षणों से। जैसे कि एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, मान लीजिए कि एक पौधा है, उत्तम किस्म का पौधा है, यानी कि जिसमें बीज में उसके पौधे के अच्छे आनुवांशिक गुण आ चुके हैं, यानी कि बीज उत्तम किस्म का है, उसको बोया गया लेकिन उस साल बारिश नहीं हुई। बारिश क्या है, वातावरण का पार्ट है, और बीज क्या है, आनुवांशिक लक्षणों का पार्ट है। तो भले ही उसका आनुवांशिक लक्षण कितना अच्छा क्यों ना था, बारिश ना होने के कंडीशन में उस साल फसल अच्छी नहीं होगी। यानी कि देखिए वातावरण यहां पर अच्छा नहीं था, यानी बारिश अच्छा नहीं था, तो फसल अच्छी नहीं हुई। अब मान लीजिए कि बारिश बहुत अच्छी हुई लेकिन बीज जो है वो अच्छे किस्म का पौधा नहीं है, तो भी उस साल फसल अच्छा नहीं होगा। यानी कि बारिश के साथ साथ बीज का अच्छा होना भी इंपॉर्टेंट है। बीज क्या था, आनुवांशिक लक्षण था, और बारिश क्या था, उसका वातावरण था। यानी कि केवल आनुवांशिकता नहीं होगा, केवल पर्यावरण नहीं होगा, बल्कि आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करेगा, और ना तो आनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण, ये तो गलत ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अब देखिए बच्चे का जो विकास होता है वो दोनों पर निर्भर कर रहा है, और विकास के दौरान ही बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। कैसे, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि 2 सगे भाई हैं, तो एक सगे भाई को अच्छा इन्वायरमेंट मिला और दूसरे को अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला, जबकि दोनों सगे भाई थे, तो जाहिर सी बात है आनुवांशिकता के लक्षण कुछ हद तक कॉमन होंगे। तो आनुवांशिकता कॉमन था, बावजूद इसके एक को अच्छा वातावरण मिला तो वो अच्छा पढ़ लिख गया, और दूसरे को अच्छा वातावरण नहीं मिला। आपने जुड़वा मूवी देखी होगी, तो जुड़वा में जो दोनों भाई होते हैं वो बिछड़ जाते हैं, एक अच्छे परिवार में चला जाता है, एक तरीके से वातावरण अच्छा नहीं मिलता है, तो उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है। यानी कि जुड़वा होने के कंडीशन में भी वातावरण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चूंकि वातावरण वहां पर शामिल नहीं था, इस वजह से दोनों में व्यक्तिगत विभिन्नता आ गई। इसी प्रकार से आप ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए दोनों का वातावरण सेम है, दोनों का वातावरण सेम है, लेकिन उनकी आनुवंशिकता अलग अलग है। आप एक ही कक्षा में देखेंगे कि एक ही टीचर 50 बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन 50 में से प्रत्येक बच्चे का परफॉर्मेंस अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बच्चे में कुछ अलग अलग आनुवंशिक गुण है, क्योंकि वातावरण वहां पर कॉमन था लेकिन आनुवंशिक गुण अलग है। इस वजह से प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से इंडिविजुअल डिफरेंसेज रखता है। यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी किसका परिणाम है, तो ये आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर 3 एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया, तो उत्तर भी पॉजिटिव वाला ही विकल्प होगा। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए। मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्ड
टेस्ट के माध्यम से कहा जा रहा है। तो देखिए कोई एक मानकीकृत परीक्षा हो ही नहीं सकता जिसके माध्यम से सभी की परीक्षा ली जाए। कैसे, ध्यान से समझिएगा। आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, यानी एक ही कक्षा में अधिगम विकार से जूझ रहा बालक भी हो सकता है, एक ही कक्षा में शारीरिक विकार से जूझ रहा बालक भी हो सकता है। अब मान लीजिए मैं एक एक्टिविटी कराना चाहता हूं, दौड़ भाग वाला, खेल वाला, तो जो नॉर्मल बच्चा है वो तो उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा, लेकिन जो शारीरिक तौर पर विकलांग है क्या उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा? क्या वो रनिंग कंपटीशन में भाग ले पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हम उसके शारीरिक विकास का परीक्षण एक मानकीकृत परीक्षा के माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए मैं पेपर पेंसिल के माध्यम से परीक्षा लेना चाहता हूं और कक्षा चूंकि समावेशी है तो उसमें दृष्टिबाधित बालक भी होगा और श्रवणबाधित बालक भी होगा। तो दृष्टिबाधित बालक जो है क्या पेपर पेंसिल पर परीक्षा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। अब मान लीजिए मैं मौखिक परीक्षा लेना चाहता हूं तो क्या श्रवणबाधित जो बालक है वो मौखिक परीक्षा दे पाएगा? जब मेरी बातों को सुनेगा ही नहीं, क्योंकि वो सुन नहीं सकता, तो मेरे प्रश्नों का जवाब कैसे देगा? यानी कि एक परीक्षण सबके लिए हो ही नहीं सकता समावेशी कक्षा में, इसलिए यह निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के अंत में होना चाहिए। देखिए केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी विकल्प होते हैं वो हमेशा जितने भी शब्द होते हैं विकल्प को हमेशा निगेटिव कर देते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा अगर ऐसे आपको शब्द दिख जाए किसी भी विकल्प में। वैसे भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। कहा जा रहा है कि रचनात्मक आकलन निर्देशन के अंत में होना चाहिए, यानी सत्र के अंत में करने की बात की जा रही है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो रचनात्मक आकलन होता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही होता है कि बच्चे को कहां पर कठिनाई आ रही है उसको जानने के लिए रचनात्मक आकलन किया जाता है। जो सत्र के अंत में होता है या फिर जो फाइनल होता है, जो लास्ट में बिल्कुल होता है, उसे हम लोग समेटिव असेसमेंट बोलते हैं, ना कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये गलत हो गया। तीसरा देखिए, मानदंड संदर्भित परीक्षण, जिसे क्राइटेरिया रिफरेंस्ड टेस्ट बोलते हैं, मानकों को निष्पादित करने का सामान्य स्तर मानकर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नॉर्म्स एज द टिपिकल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कंपैरिजन। यानी कि जो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट है उसको क्या कहा जाता है? परफॉर्मेंस कंपैरिजन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए सामान्य स्तर निष्पादन तुलना का सामान्य स्तर मानकर इस्तेमाल करते हैं। देखिए जहां पर भी विकल्प में आपको तुलना आ जाए या फिर किसी से कंपैरिजन करने की बात आ जाए तो वो भी हमेशा निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि समावेशी कक्षा में आप एक दूसरे की तुलना कर ही नहीं सकते हैं, ये हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, चलिए एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करना चाहिए। ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे? अधिगम के लिए आकलन का मतलब क्या हो गया कि अभी अधिगम हुआ नहीं है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चे को अर्थपूर्ण अधिगम कराने के लिए यानी अच्छे से सिखाने के लिए उसका आकलन किया जा रहा है। अब इसमें बच्चे खुद से भी अपना आकलन करेंगे, खुद से भी अपना आकलन करेंगे। जैसे कि मैं मान लीजिए एज ए टीचर बच्चे को कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं तो बच्चा खुद से भी अपना आकलन कर सकता है कि हाँ मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया है अथवा नहीं आया है। तभी तो वो मेरे से अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए प्रश्न पूछेगा। जब वो अपना खुद से आकलन कर ही नहीं पा रहा है कि मुझे समझ में आया है अथवा नहीं आया है, तो वो डाउट भी वो क्लियर नहीं कर पाएगा, यानी मेरे से प्रश्न नहीं पूछ पाएगा। यानी कि अधिगम के लिए आकलन, यानी अधिगम कराने के लिए, अर्थपूर्ण अधिगम कराने के लिए बच्चे का खुद से मूल्यांकन करना भी इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पर यह भी शामिल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि देखिए क्रिटिकल थिंकिंग उन प्रश्नों के माध्यम से हो सकता है जिसमें बच्चे को कुछ सोचने का मौका मिले। अब अगर मैं आपसे यह प्रश्न पूछूं कि 2 + 2 बराबर कितना होता है, 2 + 2 बराबर कितना होता है, तो बच्चा बचपन से ये सभी चीजें पढ़ रहा है तो वो बता देगा 4 होता है। तो क्या उसमें उसको कुछ सोचने की जरूरत पड़ी? क्या चिंतन करने की जरूरत पड़ी? अगर मैं बच्चे से ये पूछूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है तो बच्चा तुरंत बता देगा कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्या इसमें उसको कुछ सोचने की जरूरत पड़ी है? वो बचपन से ही जी के पढ़ रहा है। अगर मैं बच्चे से पूछूं कि भारत की राजधानी क्या है तो वो तुरंत बता देगा। इन सभी प्रश्नों में कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग का आकलन बच्चों के उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से किया जा सकता है जिसमें बच्चे को कुछ सोचने समझने की जरूरत पड़े। अगर मैं बच्चे से यह बोलूं कि भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो प्रत्येक बच्चा अपने इंडिविजुअल इंटेलिजेंस के आधार पर इस प्रश्न का अलग अलग उत्तर दे सकता है अपने समालोचनात्मक चिंतन के माध्यम से। यानी वो प्रश्न जिसके माध्यम से बच्चे को सोचने समझने की जरूरत पड़ती है या फिर कुछ क्रिटिकल थिंकिंग करने की जरूरत पड़ती है, उसे हम लोग खुले सिरे वाला प्रश्न बोलते हैं। और वो प्रश्न जिसका केवल एक ही उत्तर संभव और हाँ या ना में उसका जवाब दिया जा सके, एक शब्द में उसका जवाब दिया जा सके, उसे हम लोग बंद सिरे वाला प्रश्न बोलते हैं। तो समालोचनात्मक चिंतन जो होता है वो हमेशा खुले सिरे वाले प्रश्न से ही हो संभव है, यानी ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन से संभव है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। वे प्रश्न जिनमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्यास्मरण शामिल हो।
केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड दिख जाए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि तुरंत आपको कट कर देना अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया तो। फिर भी मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, कहा जा रहा है कि प्रत्यास्मरण, प्रत्यास्मरण यानी कि रिकॉल करने की बात की जा रही है, यानी बच्चा जो कुछ भी सीख लिया है बस उसको उगल दे, जो कुछ भी सीखा है बस उसको उगल दे, ना कि एक्सप्लेन करे। तो ये गलत है, क्योंकि बच्चे, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे कॉन्सेप्ट को समझे नहीं है और रट लिए हैं और आपके कहने पर दोबारा उसको उसी प्रकार से सुना दे रहे हैं, तो इसे अधिगम नहीं बोलेंगे। रटना अधिगम नहीं है, बल्कि हमारे अनुभव के आधार पर। अब रटने का मतलब क्या है कि हम उन सभी चीजों को एक तरीके से उन्हीं सब लाइन बाय लाइन एक तरीके से कंठस्थ कर लिए। लेकिन अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम की परिभाषा ही ये कहता है कि बच्चे के प्रयास के माध्यम से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर प्रत्यास्मरण भी निगेटिव था, केवल भी निगेटिव था, इसलिए पूरा विकल्प ही निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, एक शब्द के जवाब देने वाले प्रश्न। मैंने आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो बच्चे ने बताया लखनऊ। तो यहां पर एक शब्द वाला प्रश्न क्या है? ये बंद सिरे वाला प्रश्न है, क्योंकि इसमें बच्चे को कोई चिंतन करना ही नहीं पड़ रहा है, वो बचपन से इन सभी प्रश्नों को रट रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, वे प्रश्न जिनका उत्तर हां या ना में हो। अगर मैं बच्चे से पूछूं क्या लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, अब बच्चा हां या ना में इसका जवाब दे सकता है, तो इसमें भी बच्चे को कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बचपन से वो इन प्रकार के प्रश्नों को देख रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, खुले अंत वाले प्रश्न। खुले अंत वाले प्रश्न कौन से होते हैं? जिनका एक शब्द में जवाब ना दिया जा सके, जिनका हां या ना में जवाब ना दिया जा सके। अगर मैं बच्चे से पूछूं कि भारत में गरीबी को दूर करने के लिए, भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो इसका ना तो हां या ना में जवाब दिया जा सकता है और ना ही एक शब्द में जवाब दिया जा सकता है। बच्चा खुद से चिंतन करके अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसी को बोलते हैं खुले अंत वाला प्रश्न, जिनमें अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, ये सब क्रिटिकल चिंतन का ही पार्ट है, ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? जिसमें एक ही कक्षा में, एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के अधिगम विकार जैसे कि डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया, सभी अधिगम विकार के साथ साथ शारीरिक विकार जैसे कि अधिगम जैसे कि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित और ये सभी बालक, इसके अलावा जो बहुत प्रतिभाशाली है, जो बहुत कमजोर है, जो सामान्य है, यानी सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ एक ही छत के नीचे पढ़ाने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, यानी सबको साथ लेकर के चलना। अब हमसे यह कहा जा रहा है कि समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है? अब देखिएगा, सबकी जरूरतें अलग अलग हैं। कोई बच्चा सुन नहीं सकता तो उसके लिए क्या जरूरत है कि हम कुछ विजुअल क्लिप्स के माध्यम से उसको पढ़ाएं। कोई बच्चा देख नहीं सकता तो उसके लिए क्या जरूरत है? ब्रेल लिपि की आवश्यकता है या फिर मौखिक तरीके से उसको पढ़ाने की आवश्यकता है। कोई बच्चा मान लीजिए कि शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसके लिए क्या जरूरत है कि बिल्डिंग जो हो, स्कूल का बिल्डिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वो इस प्रकार से हो कि स्लोप वाली सीढ़ी हो, ताकि बच्चा कक्षा तक मूवमेंट व्हील चेयर के माध्यम से कर पाए। यानी प्रत्येक बच्चे की जरूरत अलग है और उन सभी को शामिल करने के लिए एक ही कक्षा में सबकी जरूरतों को ध्यान में रखना होगा, यानी सबकी विविधताओं को ध्यान में रखना होगा, तभी यह पॉसिबल हो सकता है। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है मानकीकृत पाठ्यचर्या। मानकीकृत हमेशा निगेटिव होगा समावेशी शिक्षा के कॉन्सेप्ट में। क्यों? मानकीकृत का मतलब हो गया कि सबके लिए एक ही स्टैंडर्ड करिकुलम की बात की जा रही है। अगर मैं सबको एक ही कक्षा के सभी बच्चों को अगर मैं कंपटीशन कराने लगूं तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अगर आप सबकी शारीरिक शिक्षा के दौरान अगर सबको आप एक तरीके से दौड़ा रहे हैं तो जो पैर से विकलांग है वो दौड़ नहीं सकता। अगर पेपर पेंसिल पर परीक्षा ले रहे हैं तो जो दृष्टि बाधित है वो पेपर पेंसिल पर नहीं दे सकता। मौखिक परीक्षा जो श्रवण बाधित है यानी जो सुन नहीं सकता वो नहीं दे सकता। तो मानकीकृत पाठ्यचर्या हो ही नहीं सकता, ये हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है। दूसरा देखिए, रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा देना। अब रूढ़िबद्धता क्या होता है? समाज में जो पहले से विचारधारा चली आ रही है बिना उसका वैज्ञानिक परीक्षण किए उसको हूबहू एक्सेप्ट कर लेना और आगे बढ़ाना, इसी को बोलते हैं रूढ़िबद्ध विचारों को बढ़ावा देना। जैसे कि हमारे समाज में ये अभी भी आप गांव देहात में जाएंगे तो ये माना जाता है कि लड़कियां जो होती है वो घर का चूल्हा चौका संभालेंगे और लड़के जो हैं वो बाहर जाकर के व्यवसाय करेंगे और आजीविका का साधन जुटाएंगे। जबकि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें महिलाएं भी आज पुरुषों की जगह पर अपनी सर्विसेज दे सकती हैं, यानी कि वो सभी काम कर सकती हैं जो कि पुरुष कर सकते हैं। तो पहले से जो समाज ने सिस्टम बना रखा है कि महिलाएं घर का काम करेंगी, अगर उसको बढ़ावा दिया जा रहा है तो फिर समावेशी शिक्षा
कॉन्सेप्ट आया कहां? अगर इस प्रकार से होगा तो पहले के जमाने में आप देखेंगे कि महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, स्कूल नहीं भेजते थे अपने लड़कियों को लोग। तो अगर समावेशी शिक्षा रहेगा तो लड़कियों से भेदभाव होगा, और जहां पर भेदभाव हो गया वहां पर समावेशी शिक्षा हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अगम्य इमारती ढांचा यानी कि इनएक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी मैंने आपको क्या बताया, जो पैर से विकलांग है उसको समावेशी शिक्षा में शामिल करने के लिए जरूरत यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार से हो कि उसका व्हील चेयर कक्षा तक पहुंच जाए, यानी स्लोप वाली सीढ़ी होनी चाहिए। यानी कि इनएक्सेसिबल यानी कि जिसे बच्चा जो पैर से विकलांग है वो उसे एक्सेस नहीं कर पा रहा है, यानी उसको यूज नहीं कर पा रहा है, तो फिर ये उसको शामिल नहीं कर सकता उस कक्षा में, यानी ये भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, विविधता को स्वीकृति। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यानी कि जो डाइवर्सिटी है उसको कहीं ना कहीं कंसीडर किया जाए, उसको विचार किया जाए और सबको साथ लेकर के चलने की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा रीजन दिया गया है, और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन आपको कर लेना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है? सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। देखिए, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके बताना है। अब एज ए टीचर बच्चे का परिवेश क्या है, जब मैं उसको जानूंगा तभी तो उसके बारे में बता पाऊंगा। परिवेश क्या होता है? उसका सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ ही तो होता है। यानी कि एज ए टीचर देखिए कहा जा रहा है कि संबोधित करने के लिए अध्यापक को उसके परिवेश के बारे में जानना चाहिए। तो ये तो बात बिल्कुल सही हो गई एनसीएफ 2005 के हिसाब से। कारण देखिए क्या बताया जा रहा है, पाठ्यचर्या का अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके करनी चाहिए। औसत विद्यार्थी को ध्यान में रखने का मतलब कि जो बहुत प्रतिभाशाली बालक है, जो बहुत टैलेंटेड बालक है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, और बहुत जो कमजोर बालक है उसको भी आप इग्नोर कर रहे हैं। तो जिन समावेशी कक्षा में क्या कहा जाता है कि सबको साथ लेकर के चलना है, सबकी जरूरतों को ध्यान में रखना है। तो यहां पर तो केवल औसत बच्चों को ध्यान में रखा जा रहा है, इसलिए यह विकल्प निगेटिव हो सकता है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प देखिए, केवल ए वाला स्टेटमेंट सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, ए सही है लेकिन आर गलत है, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पठन वैफल्य किस प्रकार की विकलांगता है? पठन वैफल्य यानी कि डिसलेक्सिया हमसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की डिसेबिलिटी है। देखिए, चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि गत्यात्मक यानी कि मोटर। मोटर में क्या होता है कि हमारी शरीर के पार्ट जो होते हैं वो संचालित होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है। तो डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया में पठन वैफल्य होता है, तो इसमें हमारी बॉडी का मूवमेंट नहीं है। मान लीजिए कि मैं बैठ करके पढ़ रहा हूं, तो उसमें मेरा बॉडी थोड़ी मूवमेंट करेगा। पढ़ने की अक्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। तो यहां पर मोटर नहीं होगा, क्योंकि मोटर में कोई भी गतिविधि मतलब कि पढ़ने के दौरान जो विकलांगता है, पढ़ने के लिए जो अक्षमता है, उसमें कोई भी गतिविधि नहीं होती है, गति नहीं होती है, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, व्यवहारात्मक भी नहीं होगा। संवेदी का मतलब क्या होता है? सेंसरी, यानी कि छू करके महसूस करने वाला, वो सब भी चीज नहीं है। अधिगम विशिष्ट है। अधिगम अक्षमता के तौर पर पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया को देखते हैं। अधिगम विशिष्ट का कहने का मतलब कि ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर कोई बालक सामान्य है और उससे कोई बच्चा कमजोर है तो उसको भी विशिष्ट बोलेंगे, और सामान्य बालक से अगर कोई बच्चा बहुत तेज है पढ़ने में, बहुत प्रतिभाशाली है, तो उसको भी विशिष्ट बोलेंगे। यानी कि कक्षा में जो सामान्य बालक है उसको ही नॉर्मल बच्चे के तौर पर देखा जाता है, बाकी जो कमजोर है वो भी विशिष्ट है, और जो बहुत पढ़ने में तेज है वो भी विशिष्ट है। अब विशिष्ट कहने का मतलब कि जो नॉर्मल बच्चों से अलग है। विशिष्ट कहने का मतलब कि जो नॉर्मल बच्चों से अलग है। पठन वैफल्य उन बच्चों में होता है जो कि पढ़ने में अक्षमता महसूस करते हैं। अब पढ़ने में जो क्षमता यानी कि जो अल्फाबेट्स को नहीं पहचान पा रहा है, आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, उसमें बच्चा बी और डी में अंतर नहीं कर पा रहा था। तो यहां पर क्या है? बच्चा पढ़ने में अक्षमता है जो कि सामान्य बच्चों से अलग था। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि विशिष्ट उन बालकों को कहते हैं जो सामान्य से अलग होता है, और चूंकि ये अधिगम से जुड़ा हुआ है इसीलिए अधिगम विशिष्ट कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है? स्वलीनता यानी बच्चा अपने में ही लीन है। ऐसे बच्चे क्या करते हैं? दूसरों से कम्युनिकेशन करने में उनको झेप महसूस होता है, वो दूसरों से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई बाधित संप्रेषण, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? विभिन्न योग्यता की बात की जा रही है, यानी कि कोई एक बालक सामान्य है, कोई एक बालक बहुत प्रतिभाशाली है, कोई एक बालक बहुत कमजोर है। तो यहां पर जरूरत क्या है? उन सबको पढ़ाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी कि जो बहुत प्रतिभाशाली है उसके मानसिक स्तर के हिसाब से हम लोग उसी प्रकार के डिफिकल्टी लेवल के प्रश्नों को उसको सॉल्व करने के लिए दें। जो सामान्य बालक है उसको नॉर्मल प्रश्न देंगे, और जो बहुत कमजोर है उसके लिए पहले हम सामान्य बच्चों तक लाने के लिए उसको आसान आसान प्रश्न देंगे, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप उसको कठिन प्रश्न दे देंगे तो क्या होगा कि उससे बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि एक तो वैसे ही बच्चा समझ नहीं पा रहा है और आप उसको कठिन प्रश्न देंगे तो और डिमोटिवेट हो जाएगा। यानी उसके स्तर के हिसाब से ही आपको प्रश्न देना होगा। यानी
कि सबको अलग अलग कठिनाई स्तर का, सबको अलग अलग डिफिकल्टी लेवल का प्रश्न देना होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके, यानी कि कहा जा रहा है कि इग्नोर करने की बात की जा रही है, यानी कि प्रत्येक बच्चे की योग्यता अलग है, तो आप इग्नोर कर देना कि यार चलो तुम कमजोर हो फिर भी तुम कठिन वाला कर लो, तुम बहुत तेज हो फिर भी तुम सामान्य बच्चे वाला कर लो। तो इस तरीके से हम लोग उसकी योग्यता को इग्नोर करने से होगा क्या कि जो कठिन वाला प्रश्न आप कमजोर वाले को दे रहे हैं तो उससे वो डिमोटिवेट हो जाएगा, और जो बहुत आसान वाला प्रश्न उस प्रतिभाशाली बालक को दे रहे हैं तो उसका मानसिक स्तर जिस लेवल का है वो और डेवलप होना चाहिए था, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि आप उसके मानसिक स्तर के हिसाब से बहुत नीचे वाले प्रश्न दे रहे हैं। तो ये हमेशा निगेटिव हो जाएगा, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके, केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से ये जितने भी वर्ड्स होते हैं पूरे विकल्प को निगेटिव कर देते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, मानकीकृत निर्देश देकर, मैंने आपको क्या बताया कि जहां पर भी आपको स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन दिख जाए, मानक शब्द दिख जाए, वो हमेशा समावेशी कक्षा के संदर्भ में निगेटिव ही होगा, क्योंकि सभी कक्षा के बच्चे की जरूरत अलग अलग है। कोई दृष्टि बाधित हो सकता है, कोई श्रवण बाधित हो सकता है, तो सबको एक इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता, इसलिए निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। वैसे भी आप देखिए, जो प्रतिभाशाली बालक है, जो कमजोर बालक है, जो सामान्य बालक है, तो सबको आप एक ही प्रकार के प्रश्न दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे, इसलिए ये निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बच्चा श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर के, यानी कि जो जिसका जैसा लेवल है उस लेवल के प्रश्न आप उसको देंगे तभी वह उसके मानसिक स्तर को और अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके कॉन्सेप्ट को बताना है। परिवेश से जोड़ने का मतलब कि परिवेश में वो उन सभी चीज़ों को बच्चा मूर्त अवस्था में देखा हुआ है। जैसे कि बच्चे को सी फॉर कैट बताया जाता है, सी फॉर कैट यानी कि बिल्ली बताया जाता है। तो बिल्ली क्यों बताया जाता है? क्योंकि बच्चा बिल्ली को अपने परिवेश में देखा हुआ है, मूर्त अवस्था में देखा हुआ है, इसी बिल्ली से जोड़ करके उसको सी अल्फाबेट को बताया जाता है। यानी कि कोई भी नया कॉन्सेप्ट बताने के लिए बच्चे जो मूर्त अवस्था में प्रत्यक्ष तौर पर अपने परिवेश में देखे हुए हैं उससे जोड़ करके बताने की एनसीएफ 2005 बात करता है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। कहा यह जा रहा है कि संदर्भ से हट करके, संदर्भ यानी कि उसके परिवेश से हट करके समझाने की बात की जा रही है, तो यह निगेटिव हो गया एनसीएफ के अनुसार। अप्रासंगिक यानी कि उससे ना जोड़ते हुए, उसका प्रसंग ना लेते हुए करने की बात की जा रही है, तो यह भी गलत हो गया। बहुत ही अमूर्त, अमूर्त कहने का मतलब कि जो बच्चा मूर्त अवस्था में चीजों को नहीं देखा है उस तरीके से बताने की बात की जा रही है, तो यह भी बिल्कुल निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा संयोजित यानी कि उससे जोड़ करके, उससे संयोजन करते हुए बच्चे को बताना चाहिए, यही बात एनसीएफ 2005 करता है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंतरिक्ष की अवधारणा को समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर के अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? अब एक कॉन्सेप्ट अंतरिक्ष के बारे में बच्चों को टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पर बच्चों में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है, गलत अवधारणा है, अंतरिक्ष को लेकर के भ्रांतियां हैं, तो इसको कैसे टीचर को हैंडल करना चाहिए हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्पों को शुरुआत करते हैं। नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करते हुए इन भ्रांतियों को मिटा देना चाहिए, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। देखिए पुनर्बलन यानी कि जैसे कि अगर बच्चे को आप कुछ भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, जैसे कि शाबाश बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, और अच्छा प्रयास करो, और अच्छे तरीके से आप सीख सकते हो, ये होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और अगर बच्चे को आप बोलें कि यार तुम तो एकदम गधे हो, तुमको इतना भी नहीं पता, तो ये क्या होता है? ये निगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। तो इससे जब मैं इस प्रकार के शब्दों का एज ए टीचर प्रयोग करूंगा तो इससे बच्चे में क्या होगा? निगेटिविटी आएगी, निगेटिव इमोशन जनरेट होगा, और जो बच्चे का इमोशन है, संवेग है, वो उसके संज्ञान को प्रभावित करता है। अब चूंकि इमोशन निगेटिव था तो उसका संज्ञान भी निगेटिव तौर पर प्रभावित हो जाएगा, इसलिए ये बच्चे के लिए निगेटिव हो जाएगा, इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ करने के निर्देश देना चाहिए। रटना, याद करना, कंठस्थ जहां पर भी दिख जाए विकल्प हमेशा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रटने से ज्यादा बच्चों को ज्ञान के निर्माण अन्वेषण के माध्यम से करने पर जोर देता है, इसलिए गलत हो गया। पहला देखिए, सीधे सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकार कर देना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल निगेटिव है। जब बच्चे के मन में कुछ मिसकॉन्सेप्शन है तो आप उसको ऐसा थोड़ी बोलेंगे नहीं 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 ऐसा नहीं होता है। आप उसके मिसकॉन्सेप्शन को दूर करने के लिए उसके अगेंस्ट में कुछ तर्क देंगे, जिसको बच्चा अगर एक्सेप्ट करता है तब वो उसका मिसकॉन्सेप्शन दूर होगा। जैसे कि अगर बच्चे ये मानते हैं कि हाथी और
घोड़ा दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि बच्चे को ये लगता है कि हाथी के भी 4 पैर है, घोड़े के भी 4 पैर है, हाथी की भी एक पूंछ है, घोड़े की भी एक पूंछ है। अगर बच्चा ये कहता है कि हाथी और घोड़ा एक ही चीज़ है, तो आप उसको थोड़ी बोलेंगे अरे यार तुम एकदम गधे हो, तुमको ये नहीं पता कि हाथी और घोड़ा अलग होता है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। आप उसको ये तर्क देंगे कि नहीं बेटा, हाथी और घोड़ा अलग है, दोनों की एक तरीके से यूज अलग है, दोनों का एक तरीके से खान पान अलग है, दोनों की शारीरिक बनावट अलग अलग है। इस प्रकार से आप बच्चे को जब तर्क के माध्यम से उदाहरण देंगे, तब बच्चा अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएगा। क्योंकि बच्चा जो इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली नहीं प्राप्त करता है, बल्कि इंफॉर्मेशन को पहले जांचता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, तब वो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार उसको एक्सेप्ट करता है। ऑप्शन नंबर 2 में इसी की बात की गई। इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए। आखिर हमें जानना चाहिए कि आखिर बच्चा हाथी और घोड़े को एक क्यों बोल रहा है। जब वो तर्क देगा, तब उसके तर्क को कहीं ना कहीं आप अपने तर्क से काटेंगे, तब बच्चा उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, क्योंकि जब आप वो तर्क करेगा, बच्चा तर्क करेगा, और जब आप तर्क करेंगे तो आपस में बातचीत होगी, इंटरेक्शन होगी। और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे इंटरेक्शन अंतःक्रिया के माध्यम से ही सीखते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाते हुए एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता। ये बात तो बिल्कुल सही है। थार्नडाइक ने एक नियम दिया था, तत्परता का नियम, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि बच्चे जब खुद से सीखने के लिए तत्पर रहेंगे, तभी वो अर्थपूर्ण अधिगम कर सकते हैं। यानी कि ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। क्योंकि बच्चे अगर तत्पर नहीं है तो हम एज ए टीचर उसको जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते हैं। तो ये इसलिए बच्चे की तत्परता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है सीखने के लिए, इसलिए पॉजिटिव हो गया। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे सांस्कृतिक तौर पर अंतःक्रिया करके सीखते हैं, और एनसीएफ क्या कहता है कि उसको परिवेश से जोड़ करके बताना है, यानी उससे रेफरेंस लेते हुए बताना है। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गई। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियां। देखिए, एज ए टीचर हम अपनी विधि से नहीं पढ़ा सकते बच्चों को, कि बच्चों के लिए अगर मैं मान लीजिए एज ए टीचर प्राइमरी में जाकर के लेक्चर देने लगूँ, तो क्या बच्चे सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि उनकी शैली वो नहीं है। वो खेल के माध्यम से ही सीखेंगे या फिर कहानियों के माध्यम से सीखेंगे। तो यहाँ पर टीचर कौन सा शैली अपना रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि बच्चों को ध्यान में रखते हुए शैली का चयन करना होता है कि बच्चे किस में कंफर्टेबल हैं। यानी कि ये शैली किसके द्वारा चयनित की जा रही है, बच्चों के चयन के हिसाब से होगा। ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, यानी 1, 2, 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। विकल्प नंबर 4 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण यानी कि खोज, एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। वह किसको बढ़ावा देना चाहता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, पहला दिया गया वैज्ञानिक तर्क, बिल्कुल सही बात है। बच्चे जब अन्वेषण करेंगे, खोज करेंगे, तो विभिन्न प्रकार के उनके अंदर तार्किक चिंतन होगा, जिसकी वजह से वो वैज्ञानिक तर्क करेंगे। ठीक है, ये सही हो गया। तार्किक चिंतन मैंने आपको बता ही दिया। कंठस्थीकरण मैंने आपको क्या बताया, रटना, याद करना, कंठस्थ, ये सब भी जहां पर भी दिख जाए वो हमेशा निगेटिव होता है। अनुकरण, देखिए अनुकरण करने का मतलब क्या होता है कि दूसरे को कॉपी करना। यहां पर देखिए, पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग और व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान व समझ बनाने का अवसर प्रदान कर रहा है। अवसर दिया जा रहा है किसको, बच्चे को। और ये अन्वेषण कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है। प्रयोग कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है। विभिन्न प्रकार की व्यवहारिक गतिविधि कौन कर रहा है, बच्चा खुद से कर रहा है। तो वो किसी का अनुकरण नहीं कर रहा है, बल्कि अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करने के लिए खुद से करके सीख रहा है। तो यहां पर अनुकरण नहीं होगा, यानी कि 1 और 2 केवल पॉजिटिव है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है। कम महत्व यानी कि ये प्रश्न निगेटिव सेंस में पूछा गया, तो निगेटिव वाला विकल्प ही हमारा सही जवाब होगा। देखिए, ये प्रश्न प्राइमरी लेवल का है, यानी कक्षा 1 से 5, और 1 से 5 में बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, खेल के माध्यम से और कहानी के माध्यम से। इसी को बस ध्यान में रख करके आपको उत्तर ढूंढना है। ठीक है, चलिए। चौथा दिया गया खोज और अन्वेषण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए क्या करेंगे, अन्वेषण के माध्यम से और खोज पर आपको एज ए टीचर ज्यादा जोड़ देना है। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। चर्चा की बात की जाए तो इंटरेक्शन की बात की जा रही है, जो कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बिल्कुल पॉजिटिव है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस में था और प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया है। पूछताछ की बात की गई, यानी इंक्वायरी की बात की गई। इंक्वायरी में क्या होता है कि जैसे बच्चे जो होते हैं वो आपसे, बड़ों से कई बार प्रश्न पूछते हैं, और बड़े जो हैं वो उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए एमक्यू का काम करते हैं, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, जो कि लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। और पूछताछ करने का मतलब क्या हो गया, दूसरे से इंटरेक्शन करना, बातचीत करना, जो कि लेव वाइगोत्स्की का टर्म है। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे
निगेटिव वाला पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए व्याख्यान। व्याख्यान यानी कि लेक्चर की बात की जा रही है। लेक्चर जो होता है वो हायर क्लासेस के लिए बना हुआ है, जैसे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर आते हैं, लेक्चर देकर के चले जाते हैं, आप पढ़ें ना पढ़ें उनको कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन प्राइमरी में आप बच्चों को इस प्रकार से नहीं पढ़ा सकते। प्राइमरी में जब तक बच्चे को आप खुद से मोटिवेट नहीं करेंगे, खुद से करके सीखने के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे, उसको कहानी के माध्यम से नहीं बताएंगे, उसको खेल के माध्यम से नहीं बताएंगे, तब तक बच्चे में रुचि उत्पन्न नहीं होगी। और जब तक रुचि नहीं लेगा बच्चा, तब तक वो तत्पर नहीं होगा, क्योंकि रुचि की वजह से ही बच्चे तत्परता उसमें आएगी सीखने के लिए। और जब तक थांडाई के नियम के हिसाब से तत्परता जब तक बच्चे में नहीं होगी, तब तक वो चीज़ों को नहीं सीख सकता। इसलिए व्याख्यान जो यहाँ पर है वो बच्चे के लिए निगेटिव है। और हमसे यही पूछा गया था कि कौन सा कम महत्वपूर्ण है, तो व्याख्यान यहाँ पर प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए कम महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगले प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया, दोनों को पढ़ करके आपको सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि आंतरिक अभिप्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बिल्कुल गरीब परिवार में जन्म लिया और दूसरा बच्चा बहुत अमीर परिवार में जन्म लिया, उसको सभी सुख सुविधा उपलब्ध है। तो जो गरीब बच्चा है वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को देख रहा है और वो समझ रहा है कि मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो आर्थिक तौर पर उतना सक्षम नहीं हो पाए। और जहाँ पर जो बच्चा बहुत अमीर है उसको कोई मतलब ही नहीं है अपनी आर्थिक स्थिति को देखने की, क्योंकि वो इतना अमीर है कि उसको इन सब बातों पर विचार और चिंतन करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो गरीब बच्चा वाला परिवार था वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो खुद से मेहनत करना चाहेगा कि मैं अपने परिवार की स्थिति सुधारना चाहता हूं और इसके लिए मुझे पढ़ाई करनी होगी और एक अच्छी नौकरी लेनी होगी। लेकिन जो बच्चा अमीर घर में पैदा हुआ है वो तो उसको पहले से सभी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, तो उसे क्या जरूरत है इस प्रकार की पढ़ाई करने के लिए। तो यहां पर मोटिवेशन यानी इंटरनल मोटिवेशन कैसे आ रहा है, वो बच्चे के अंदर खुद से आ रहा है और इसके लिए वो अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने के लिए प्रेरित हो रहा है। यानी कि पढ़ाई के लिए वो बच्चा खुद से प्रेरित हो रहा है कि मैं अपने घर की स्थिति सुधारना चाहता हूं, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं। और दूसरा बच्चा जिसमें इंटरनल मोटिवेशन है ही नहीं, वो पढ़ाई नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए क्या बोला जा रहा है, शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। अब जैसे मैंने आपको गरीब परिवार वाले बच्चे का उदाहरण दिया, तो उसका जीवन पर्यंत वो मोटिवेशन रहेगा कि मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, कुछ करना है, और इसके लिए वो कोई भी मेहनत करने के लिए तैयार रहेगा, चाहे पढ़ाई क्यों ना हो। लेकिन मान लीजिए अगर बच्चे को बाहर से मोटिवेशन दिया जाए, वो जो अमीर बच्चा था उसको बोला जाए कि तुम पढ़ो तुम पढ़ो, तो उसको क्या जरूरत है, उसको तो सब सुविधाएं मिल ही रही हैं। उसको जब किसी चीज़ की कमी होती है तभी तो हम उसको पाने के लिए हर वो प्रयास करते हैं। उसको सब चीज़ उसको पैसे के बल पर मिल जा रही है, तो उसको क्या जरूरत है कुछ मेहनत करने के लिए। तो इसलिए जो बाहर से अगर आप उसको केवल कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो, तो वो पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होगा। इसलिए एक्सटर्नल मोटिवेशन निगेटिव होता है। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपके घर में 3 से 4 साल का बच्चा है, आप उसको बोल करके देखिएगा कि बेटा 1 गिलास पानी ला दो, वो नहीं लाएगा। लेकिन जैसे ही अगर आप बोलेंगे कि बेटा 1 गिलास पानी ला दो, मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा, वो दौड़ के भाग करके जाएगा, आपको 1 गिलास पानी ला करके देगा। आपको क्या लग रहा है कि वो आपके कहने से पानी लाया था? नहीं, वो चॉकलेट के लालच में पानी लाया था। चॉकलेट यहां पर एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम कर रहा है उस बच्चे के लिए। लेकिन बार बार यही प्रक्रिया दोहराने पर अगली दिन जब आप बोलेंगे कि बेटा 1 गिलास पानी ला दो, फिर वो चॉकलेट के लालच में आपको पानी ला करके देगा। लेकिन कभी ना कभी तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब चॉकलेट से उसका मन भर जाएगा, उसके बाद आप लाख उससे कहते रहें कि बेटा 1 गिलास पानी ला दो, मैं चॉकलेट दूंगा, वो नहीं लाएगा, क्योंकि वो आपके कहने पर पानी नहीं ला रहा था बल्कि चॉकलेट के लालच में ला रहा था। अब चूंकि चॉकलेट से मन भर गया, इसलिए पानी भी वो ला करके नहीं देगा। इसी प्रकार से सीखने में भी होता है। जब बच्चा खुद से पढ़ने के लिए प्रेरित है तो कोई भी बाधा आ जाए वो पढ़ने के लिए आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन बाहर से उसको प्रेरित किया जाए कि बेटा तुम फर्स्ट आ जाओगे तो मैं तुम्हें साइकिल दूंगा, फर्स्ट आ जाओगे तो तुम्हें मैं ये दूंगा, फर्स्ट आ जाओगे तो तुम्हें मैं वो दूंगा। क्योंकि बच्चा अमीर घर में पैदा हुआ है तो वो सब सुख सुविधाएं उसको पहले से मिली हुई हैं। इसलिए बाहरी जो इनाम होता है, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है, वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और एक तरीके से निगेटिव तौर पर माना जाता है। इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ऑप्शन में देखिए केवल ए स्टेटमेंट सही है और आर गलत है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, ए सही है लेकिन आर गलत है। इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? बहिष्करण यानी कि किसको एलिमिनेट करने की आवश्यकता है, यानी ये प्रश्न निगेटिव सेंस में है, तो उत्तर भी निगेटिव वाला ही विकल्प होगा। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। सादृश्य मूलक चिंतन यानी कि एनालॉजिकल थिंकिंग की बात की जा रही है। सादृश्य का मतलब कि जो एक समान जैसा हो, जैसे कि आप कोई भी चैप्टर में जब लास्ट में प्रश्न देखते हैं तो
अगर आपको वो प्रश्न नहीं आता है तो आप उसके उदाहरण देखते हैं जो कि चैप्टर्स में दिए गए रहते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, उसी प्रकार से समान स्थिति में जिस प्रकार का उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है उसी तरीके से आप चिंतन करके उस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो आपको समस्या समाधान में हेल्प करेगा। चूंकि ये हेल्प करेगा यानी पॉजिटिव सेंस में हो गया, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, केंद्रित ध्यान, किसी भी प्रश्न को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब अपना आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये भी पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की जा रही है, तो ये भी पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें कार्यात्मक स्थिरता यानी कि फंक्शनल फिक्स्डनेस की बात की जा रही है, तो आप फिक्स्ड हो गए हैं कि मैं एक ही विधि से उस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं उस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पा रहा हूं तो भी आप फिक्स हैं कि नहीं मैं इसी विधि का प्रयोग करूंगा। तो इसमें क्या होगा कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा, यानी ये निगेटिव सेंस में है और इसीलिए इसको एलिमिनेट करने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है, यानी कि बच्चा खुद मान रहा है कि मेरे अंदर योग्यता की कमी है इसलिए मैं असफल हो रहा हूं। ठीक है, वह योग्यता को स्थायी मानता है, यानी वो ये मानता है कि जो मैं कमजोर हूं उसे बदला ही नहीं जा सकता, चाहे कितना भी मैं प्रयास करूं मैं कमजोर ही रहूंगा पढ़ाई में, ऐसा वो बच्चा मानता है। ठीक है, और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचारधारा किस स्थिति को जन्म दे सकती है, तो यह विचारधारा जो है वो अधिगम असहायता को जन्म दे सकती है, यानी कि वो असहाय महसूस करने लगेगा कि मैं कितना भी प्रयास क्यों ना कर लूं मैं हेल्पलेस ही रहूंगा, यानी कि मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल असहाय हूं, चाहे मैं खुद कितना भी प्रयास कर लूं, चाहे कोई मुझे कितना भी पढ़ा ले मैं पास नहीं हो पाऊंगा। ये बच्चा खुद से मानता है। ठीक है, क्योंकि वो ये मान रहा है कि अधिगम जो होता है वो प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ये मानता है, इसलिए वो अपने आप को असहाय समझेगा। ऑप्शन नंबर 1 एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो, यानी कि कॉन्सेप्ट्स को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना चाहिए हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि केवल उच्च स्तर अधिगम योग्यता वाले विद्यार्थियों की मदद करके, केवल एकमात्र एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं विकल्प को निगेटिव कर देते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। वैसे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, समावेशी कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चलने की बात की जा रही है। यहां पर केवल उच्चतर अधिगम योग्यता को हेल्प करने का मतलब कि बाकी के बच्चों को आप इग्नोर कर रहे हैं। चूंकि यहां पर अलगाव है, इग्नोरेंस है, इसलिए ये निगेटिव हो गया समावेशी कक्षा के संदर्भ में, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, उन्हें अप्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से विकर्षित करके, अप्रासंगिक का मतलब कि एक तरीके से जो इररेलीवेंट इंफॉर्मेशन है उससे डिस्ट्रैक्ट करने की बात की जा रही है, उससे डिस्ट्रैक्ट करने की बात की जा रही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप प्रासंगिक चीज़ों से उसको जोड़ करके बताने चाहिए और यहाँ पर एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने की बात की जा रही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, विद्यार्थियों में सफलता के प्रति चिंता पैदा करके, चिंता क्या है, निगेटिव इमोशन है जो कि बच्चे के संज्ञान को निगेटिव तौर पर प्रभावित करेगा, इसलिए ये भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करके। बच्चा कोई भी अवधारणा, कॉन्सेप्ट को कैसे सीखता है, जैसे कि मैं मान लीजिए बच्चे को सिखा चुका हूं एक प्रमेय कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो बच्चे को जो संज्ञान हो गया वो उसके स्कीमा में जाकर के सेव हो जाता है। अब मैं बच्चे को एक अलग कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता हूं, एक प्रश्न बच्चे को दे रहा हूं कि मान लीजिए ये प्रश्न है जिसमें ये 60 अंश का कोण है, ये मान लीजिए 80 अंश का कोण है, तो ये कोण कितने अंश का होगा, तो बच्चा इस प्रश्न को तभी सॉल्व कर पाएगा जब वो अपने पूर्व ज्ञान यानी कि जिसमें मैंने बताया था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, जब अपने पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करेगा। स्कीमा, ये उसका पूर्व ज्ञान कहां पर सेव है, स्कीमा में ही तो सेव है, तो पूर्व ज्ञान और स्कीमा को जब क्रियाशील करेगा तभी वो नए ज्ञान को सीख सकता है, यानी कि ये बात सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, घोषणात्मक ज्ञान यानी कि डिक्लेरेटिव नॉलेज जो होता है वो क्या करता है। ठीक है, तो घोषणा करने का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को बस डिक्लेयर कर देना, जैसे कि कोहली ने आज शतक मारा, तो ये एक इंफॉर्मेशन है, मैंने बस इसको डिक्लेयर कर दिया, तो इसमें क्या हो रहा है कि कोहली ने शतक मारा। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि न्यूटन ने इस नियम की खोज की, तो यहां पर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को बस डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या, मैंने क्या बोला कि इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। युक्तियों के प्रयोग के बारे में समझ की व्याख्या, मैंने क्या बोला, एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। की समस्या समाधान प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है, कहा जा रहा है कि घोषणात्मक ज्ञान की समस्या समाधान प्रक्रिया में कोई भी भूमिका नहीं है, तो ये भी गलत है, क्योंकि कुछ प्रश्न, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों वाला 180 अंश होता है, तो मैंने मान लीजिए एक प्रश्न दिया, ये 40 अंश का है, ये मान लीजिए 80 अंश का है, तो ये कितने अंश का होगा, तो यहाँ पर
आप बच्चों को बता सकते हैं कि बेटा उस प्रमेय का प्रयोग करो जिसमें त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये घोषणात्मक ज्ञान के अंतर्गत होगा। तो यानी घोषणात्मक ज्ञान कहीं ना कहीं बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर सकता है। और ये क्या कह रहा है कि इसकी कोई भूमिका नहीं होती है, इसलिए ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना है। यानी कि मैंने आप पहला डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या बताया था कि कोहली ने शतक मारा, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसने शतक मारा, कौन शतक मारा, तो उत्तर आएगा कोहली ने। मैंने आपको बताया कि न्यूटन ने इस नियम का एक तरीके से खोज की थी, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि न्यूटन ने क्या खोज की थी, तो उत्तर आएगा कि हाँ इस नियम की खोज की थी। यानी कि जो डिक्लेरेटिव नॉलेज होता है वो मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।